हेलो एवरीवन, देखिए आज हम बात करेंगे कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की और उससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर और कंडेंसर भी बोलते हैं इसको हम। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। देखो बेसिकली जो कैपेसिटर होता है एक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को। और यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है वो, कि वो चार्ज तो वो चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो चार्ज क्या है, एक तरह से वो एनर्जी का फिर काम करता है। तो देखो जरा इसमें आपको समझने की क्या बात है कि कैपेसिटर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखो जैसे आपने देखा होगा फैंस आपके या फिर कूलर हो गए या फिर जो पानी वाली मोटर्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा जो टुल्लू पंप होते हैं, जैसे कि हमारे समरसिबल्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देखना एक कैपेसिटर लगा होता है, एक वाइट कलर का गोल सा राउंड सा सिलेंड्रिकल शेप में लगा होता है, तो वो कैपेसिटर है। आप फैन में देख लेना, ठीक है, फैन के ऊपर से टॉपी सी उठाना और आपको दिखाई देगा। तो ये ज़रूरत क्या होती है, देखो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो एनर्जी स्टोर कर रहा है तो जब आप फैन को ऑन करते हो तब उस टाइम पर उस मोटर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की, यानी कि वहाँ करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो एक बार स्टार्ट हो जाए फिर आगे वो स्मूथली चलता रहता है, ठीक है। तो यानी कि कैपेसिटर स्टोर कर रहा है एनर्जी को और फिर एकदम से देता है, तो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद स्मूथली चलता रहता है। यही काम जो है पानी वाली मोटर्स, जो मैं समरसिबल्स की बात कर रहा हूँ वहाँ पर होता है, या आपकी जो कूलर्स हैं, ठीक है, उनमें भी इसी का यूज़ होता है। जो कूलर की मोटर होती है वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर भी वाइट कलर का सिलेंड्रिकल शेप का लगा होता है कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर का हमें समझ में आ गया, स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या काम है इसका, एक तरह से धक्का देता है ये, ठीक है। जैसे फैन को घुमाना, धक्का देना है शुरू में, तो वो काम किसका है, कैपेसिटर करता है एकदम से, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो एकदम से देगा उसको एनर्जी। क्लियर है, ये काम होता है यहाँ पर, ठीक है। कैपेसिटर समझ में आया। अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस है उसकी कितनी वैल्यू है, कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है। अलग अलग, जैसे फैन है उसके लिए अलग कैपेसिटर की ज़रूरत होगी, कूलर है उसके लिए अलग ज़रूरत होगी, और जो वाटर वाली जो हमने कहा मोटर है हमारी समरसिबल है उसमें अलग ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग कैपेसिटर की ज़रूरत है, अलग अलग जिसको हम बोलते हैं रेटिंग है उसमें दी हुई, ठीक है। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, तो वैसे ही कैपेसिटर है। क्लियर, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो वहाँ पर भी अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्ट किसको करता था, रेजिस्टेंस करंट को। क्लियर है, रेजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस क्या उसकी एक वैल्यू होती थी, ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी, यानी कि कितना रेजिस्ट कर सकता है करंट को। तो वहाँ आपने पढ़ा था क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा था, एंड V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता था, वो क्या हो जाता था आपके पास R आता था यहाँ से। क्लियर, तो यहाँ से हम R की वैल्यू कितनी निकालते थे, V/I ऐसे आता था रेजिस्टेंस। और कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से ही आया था यहाँ पर R, तो R क्या है हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम कैपेसिटेंस जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको देखना है, कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें कि हम ये बात कैसे कह रहे हैं, क्योंकि आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता ही है, V में क्या होता है, Q/4πε0R। तो यहाँ से क्या आपके पास आ रहा है, चार्ज जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। और कैसे समझ सकते हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक ही बात बोल सकते हो, ठीक है। I जो होता है करंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज अपॉन में टाइम, तो यहाँ से भी आपको साफ पता चल रहा है कि Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V। तो यहाँ से समझ लो, चाहे यहाँ से समझ लो, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अगर ये बात आपको क्लियर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैपेसिटेंस में कि वी नो दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो जो चार्ज है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये हम हटाते हैं तो हमारे पास C आता है, दैट इज अ कैपेसिटेंस। क्या है ये, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हम जब C की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितनी बन जाती है हमारे पास, Q/V। क्या इतनी बात समझ में आई? यहाँ लिख दो वेयर C इज कैपेसिटेंस, और ये भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे R कांस्टेंट था वैसे ही C भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें कैपेसिटेंस का जो जो हम कहें डेफिनेशन बन रही है हमारे पास, वो क्या बन रही है, सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप्ड इन द कंडक्टर। जितना आप चार्ज दोगे उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल भी डेवलप होता है। जैसे हम कहें कैपेसिटेंस कांस्टेंट कैसे रहेगा, जैसे कि चार्ज है हमारे पास 16 का और जो पोटेंशियल है वो मान लो कितना है, 4 का है। तो यहाँ कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 4 आएगी। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम कहें ये 4 जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा,
तो मान लीजिए अब जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो 32 का हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये जो पोटेंशियल है वो भी डबल होगा, वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से भी कितना आएगा 4 ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? लेकिन कैपेसिटेंस में हम क्या करना चाहते हैं कि जो पोटेंशियल है वो कम डेवलप हो। पोटेंशियल अगर कम डेवलप होगा हमारा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर C के लिए कि Q है हमारा मान लीजिए 16 का, और जो पोटेंशियल डेवलप हो वो 2 का हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है देख लो 8 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ चार्ज ज़्यादा स्टोर हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब ये हो रहा है कि 8 कूलम पर वोल्ट, मतलब कूलम पर वोल्ट कैसे कह रहा हूँ मैं, ये कूलम और ये वोल्ट यूनिट अगर हम देखें तो 8 कूलम पर वोल्ट जो है यहाँ कैपेसिटेंस है, यानी कि 8 कूलम स्टोर हो रहा है पर वोल्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसमें इसको डबल करूँगा 32 करूँगा तो ये डबल होगा, तो ये कितना बन रहा है फिर से 8 बन रहा है। तो यानी कि मेरा यहाँ काम क्या होगा, कोशिश क्या होगी, या आप लोगों की भी कोशिश क्या होगी कि हम ऐसा कैपेसिटर बनाएं जिसमें कैपेसिटेंस जो हो वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। ठीक है, स्टोर ज़्यादा हो जाए चार्ज। तो वो किस तरीके से हो सकता है, अगर उसका हम पोटेंशियल कम से कम रखें। ठीक है, पोटेंशियल कम डेवलप हो, ये अभी हमें प्रिंसिपल ऑफ जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट वाले, ठीक है, तब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल कम रखते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो है चार्ज ज़्यादा स्टोर हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मेन बात यहाँ से अभी आपको ये समझनी है कि कैपेसिटेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एक बार हम बना देंगे कैपेसिटर अपने अकॉर्डिंग कि ये चीज़ कम करें ज़्यादा करें, एक बार जब बन जाएगा वो जो भी हमने उसमें लगाए हैं पैरामीटर्स, फिर उसके बाद वो फिक्स रहेगी वैल्यू कैपेसिटेंस की। क्योंकि शुरू में हमारा काम क्या रहेगा कि हम ऐसा कैपेसिटर बनाएं जिसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर हो और पोटेंशियल कम डेवलप हो। क्लियर है? ताकि हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा रहे। क्लियर है? इतनी बात बताओ, समझ में आया? ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस हमें पता चल गया, तो इसके SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होते हैं आपके पास, फैरेड। क्या होते हैं? फैरेड। ऐसे लिखते हैं, जैसे अभी आंसर आ रहा था ना हमारा 4, तो ये 4 है, 4 फैरेड। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से। वैसे तो एक बात याद रखना कि 1 फैरेड हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है कैपेसिटेंस की, इतनी नहीं होती वैल्यू कैपेसिटर में। ठीक है ना, कैपेसिटर की वैल्यू हम किस में देखते हैं, कैपेसिटेंस में। कैपेसिटर तो एक डिवाइस का नाम हो गया, अब उसकी वैल्यू देखनी होगी, हम बोलेंगे कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है ना, तो वो 1 फैरेड अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, तो 1 फैरेड तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमारे पास जो वैल्यूज़ चलती हैं जैसे फ़ैन में, कूलर में, या जो भी मोटर है हमारी पानी वाली सबमर्सिबल वाली, उसमें माइक्रो फैरेड में चलते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं उनमें किस में चलते हैं, वो पिको फैरेड में चलते हैं, और कम वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो SI यूनिट जो होगा कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का, वो क्या होगा, फैरेड होगा। और यहाँ से भी बना सकते हो आप, चार्ज के क्या होते हैं, कूलम होते हैं, और पोटेंशियल के वोल्ट होते हैं, तो कूलम पर वोल्ट भी होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, तो SI यूनिट हो गए हमारे पास, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें कि 1 फैरेड अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे होगा। 1 फैरेड यहाँ कब आएगा, जब ये क्या होगा, 1 कूलम का होगा, और ये पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने डिफाइन भी कर दी है कि कैपेसिटेंस is said to be 1 farad if on applying potential of 1 volt a charge of 1 coulomb is stored on it। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि 1 farad तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की। ठीक है, इतनी नहीं आती है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ये कि क्यों नहीं होती, नेक्स्ट जो हम अभी टॉपिक करने वाले हैं हमारा। ठीक है, पहले ये नोट कर लो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब कैपेसिटेंस निकाल लेंगे हम स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो देखो जरा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर में, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्फीयर। ठीक है, ये कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, जो कि होलो भी हो सकता है और ये आपका सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में आपको पता है जो भी आप चार्ज इसको दोगे वो कहाँ पर आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। लेट कि हमने इसको क्यू चार्ज दिया, वो इसके सरफेस पे इस तरीके से स्टोर हो रहा है। क्लियर है? और जिसका रेडियस कितना है, r है, ये हमने कंसीडर किया। लेट एन स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस r, कैपिटल R लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, कैपिटल R। लेट q बी द चार्ज गिवन टू द स्फीयर। अब ये जो चार्ज हमने दिया, हमने कहा क्या है, ये कंडक्टिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है सारा चार्ज चाहे होलो होगा स्फीयर चाहे सॉलिड होगा, कहाँ आएगा, इसके सरफेस पे आएगा, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये पूरा जो चार्ज है कंसंट्रेटेड है इसके सेंटर पर। तो हमने ये मान लिया कि ये पूरा चार्ज यहाँ इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, मान लिया है। ठीक है,
क्योंकि ये ऐसा दिखता भी है कि इसके सरफेस पे है, तो ये हमें कंसिडर होता है कि पूरा चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस डिस्टेंस r पर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वी नो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ, Q बाय V होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस R। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि सरफेस के लिए ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस पे ही निकालेंगे। तो V इक्वल टू में क्या होता है फॉर्मूला, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, और R इसमें ये कैपिटल R हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ये सेकंड हो गई। हम पुट करेंगे, अब पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, C इक्वल टू में Q और V की वैल्यू ये है हमारे पास Q, और ये पूरी वैल्यू क्या चल जाएगी, देखो यहाँ Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा, वो उलट के यहाँ आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है, Q से Q कैंसिल, तो जो C आया है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, वो कितना आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो देख लो अब जो कैपेसिटेंस है हमारी वो ना Q पे डिपेंड कर रही है ना V पे डिपेंड कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके साइज पर, साइज यानी कि रेडियस पर, और मीडियम पर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस वाला है, तो यानी कि यहाँ पर मीडियम पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, उसके साइज पर। क्लियर है, कैपेसिटेंस क्योंकि स्टोर कर रहा है, साइज पे तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, क्लियर हुई है इतनी बात, बताओ। अब ये जब आपको कहानी पता चल जाती है कि C ये है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया, नोट में हम यहाँ लिखेंगे कि जो C है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जितना रेडियस बढ़ता जाएगा कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर क्या है, हमने मान लिया कि एयर थी। ठीक है, अब यहाँ एयर की जगह अगर कोई और मीडियम हो, ठीक है, अगर कोई और मीडियम हो तो फिर क्या होगा, इसके लिए वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर हम यहाँ देखें कि C कैपेसिटेंस इन मीडियम वो क्या बन जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा, और ये R। अब एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या होती है, देखो आपको पता है K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट। अगर याद हो आपको, ये K क्या होता था हमारे पास, एप्सिलॉन R भी होता था, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे हम इसको। ठीक है, और K क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे। तो यहाँ से अगर हम देखें इस एप्सिलॉन m की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें हम, वो कितनी बन जाएगी हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ K 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट R, ऐसे K मैंने यहाँ लिख दिया, तो इससे फ़ायदा क्या हो गया, K तो ये आ गया, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R किसकी वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, यानी कि फ्री स्पेस में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा C, और यहाँ से ये Cm। ठीक है, तो यही सब यहाँ लिख रखा है, इफ इंस्टेंट ऑफ एयर एनी मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फिल्ड इनसाइड द कैपेसिटर, तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है एप्सिलॉन m आ जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन m की वैल्यू ये लिख दी हमने, क्योंकि K की टर्म्स में उसने बोला था, तो K एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे होंगे बात को। तो Cm की वैल्यू कितनी आएगी Kc, यानी कि मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, फ्री स्पेस से कितना ज़्यादा होगी, K टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यही लिख रखा है यहाँ पर कि कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज ऑलवेज K टाइम्स द कैपेसिटेंस इन द फ्री स्पेस। क्लियर है इतनी बात, K टाइम्स क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है, लास्ट में जो हमने बात करी है वो देखो, यहाँ से अगर हम डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की K की, वो कितनी आ जाएगी Cm/C आती है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर उसने डिफाइन कर दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम यही करते थे एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटेंस के केस में ये भी आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन में कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, इससे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। ये चीज़ नोट करो, फिर मैं इसमें आपको बताता हूँ कि अर्थ भी हमारा एक तरह से क्या है, स्फीयर है। तो अगर हम अर्थ पे देखेंगे कितना कैपेसिटेंस होगा, इतनी बड़ी अर्थ है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, जल्दी से इसको नोट करो। तो ये जो अर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, ये कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो देखो हमें ये पता है कि अर्थ भी एक स्फीयर की तरह है, तो सी की जो वैल्यू है वो भी इसमें कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। क्लियर है। अब यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ वो आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। देख लो कितना बड़ा है। अब इससे बड़ा तो नहीं आप बना सकते ना कैपेसिटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ को देखते हैं, तो देखो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो
4πε0 की वैल्यु क्या होती है? देखो आप लिखते थे, अगर याद हो, जब फोर्स की वैल्यू निकालते तो आप लिखते थे KQ/R², और K की वैल्यू होती थी 1/4πε0 Q1 Q2 ऐसे लिखते थे, और R² ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो मैं कहता था 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें 4πε0 इधर लेके जाओ तो 1/9 × 10⁹ तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/9 × 10⁹, और R कितना है हमारे पास? 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो जरा, 64 इंटू में ये 10⁵ बन जाएगी, 3 0 दिए 2, ये 5 हो गई, और 9 इंटू में 10⁹, तो ये कितना बनता है? देखो 64 इंटू में 10⁵, 5 - 9 माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 9 है। इसको डिवाइड करो जरा, 64 को 9 से करो, 9 7 ज़ा 63, 1 आया, फिर 0 तो पॉइंट लगेगा, 9 1 ज़ा, फिर 1 ज़ा 7.11, तो ये बन रहा है आपके पास 7.11 इंटू में 10⁻⁻4 फैरेड। अब देखो जरा, ये इस तरीके से बन रहा है, इसको हम और इस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 100, और ये 10⁻⁻4, और ये 711 इंटू में 10⁻⁻4, और ये 10⁻2 है, 100 10⁻2 है, ऊपर जाके -2 बनेगा, तो ये बन गया 711 इंटू में 10⁻⁻6 फैरेड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 711 10⁻⁻6 को माइक्रो फैरेड। तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि कैपेसिटेंस जो अर्थ का है वो ही कितना आ रहा है? 711 माइक्रो फैरेड में आ रहा है। 711 माइक्रो फैरेड मतलब इतना बड़ा जो आपके पास कैपेसिटर है, उसी में जो वैल्यू है वो 711 माइक्रो फैरेड आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि 1 जो हम बोलते थे फैरेड, 1 फैरेड तो बहुत ही बड़ा हो गया कैपेसिटेंस, है ना, जब अर्थ का ही 711 माइक्रो फैरेड में आ रहा है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये था ना हमारे पास 7.11 इंटू में 10⁻⁻4 था फैरेड में, ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हो, देखो 7.11, ये 10⁻4 यहाँ चला गया। अब ये जब आप 10⁻4 हटाओगे तो ये आगे जाएंगी 4, मतलब जो ये है पॉइंट, ये 4 आगे जाएगा। तो कैसे जाएगा? देखो एक पॉइंट यहाँ आ गया, 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, मतलब ये देख लो आप 1 फैरेड भी नहीं बना पूरा। यहाँ से अगर आपको समझ में आ रही होगी बात अच्छे से, माइक्रो फैरेड से अगर नहीं क्लियर हो रही है, मैंने क्या किया, यहाँ से इसको अलग से लिया और फैरेड में ऐसे पॉइंटों में आपको बताया करके। तो देख लो 1 फैरेड भी नहीं हो रहा, पूरा एक पूरी अर्थ के बारे में बात हो रही है, ये उसमें भी समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब देखो ये स्फेरिकल थे तो इसमें हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहते थे कि यहाँ पर जो एनर्जी भी तो स्टोर हो रही थी, अगर आपने देखा होगा स्फेरिकल में जो एनर्जी है वो ऐसे यहाँ प्लस 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 ऐसे चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा इसका, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या था आपके लिए, थोड़ा सा ये था कि वो सारी जगह फैल रही थी उसकी एनर्जी, है ना। तो इसको बाउंड करने के लिए हमने नया चीज़ बनाया, क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। 2 प्लेट्स ली इस तरीके से, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट ली, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से समझो, और दूसरी ये प्लेट ली, ठीक है, इस तरीके से। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ये बनाई तो इनमें इम्प्रूवमेंट हुई, इनमें चार्ज भी ज़्यादा स्टोर हुआ, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी थोड़ी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से बनता था, ये अगर दिखाऊँ मैं यहाँ पर, ये इस तरीके से बनता था, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे समझ लो ये। तो यहाँ ये क्या होता था आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, बाउंड हो जाती है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्फेरिकल में क्या होता है, सारी जगह फैल रही थी, यहाँ बाउंड हो जाती है, ठीक है, स्टोर रहती है अच्छे से। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 फैरेड जो है वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आपने देख ही लिया, अर्थ के लिए भी क्या वैल्यू आई है, ठीक है। इतना बड़ा कैपेसिटर तो नहीं लगा सकते आप, लेकिन फिर भी हमने यहाँ कैलकुलेट करके देखा कि क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है। इसीलिए आपको कहा था कि माइक्रो में चलते हैं या फिर इनकी वैल्यूज़ पिको फैरेड में चलती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ही वैल्यूज़ हैं। क्लियर है, ठीक है जी। तो इसको नोट करो ज़रा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ जी, देखिए अब बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स की। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं ना, वैसा ही होता है, लेकिन इंसुलेटर्स में क्या होता है, वो खुद भी कंडक्ट नहीं करते, ना ही कंडक्शन को आगे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये खुद तो कंडक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी जो कंडक्शन का इफेक्ट है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। समझ रहे हो, मतलब खुद पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंडक्शन है उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं। यही लिखा हुआ है
कि दीज आर द सब्सटेंस इन विच नेवर कंडक्ट देयर सेल्फ, खुद कंडक्ट नहीं करते, ओनली ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल माइका, क्वार्ट्स, ये आपको पता है ग्लास के टाइप्स हैं जैसे क्वार्ट्स वगैरह, ठीक है। तो क्या करते हैं, खुद कंडक्ट नहीं कर रहे लेकिन कंडक्शन का इफेक्ट आगे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में और इसमें यही डिफरेंस है, इंसुलेटर भी कंडक्ट नहीं करते, डाइलेक्ट्रिक भी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इंसुलेटर आगे इफेक्ट को ट्रांसमिट नहीं करते, डाइलेक्ट्रिक आगे जो कंडक्शन का इफेक्ट है उसको ट्रांसमिट करते हैं। और करके लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ द चार्ज कोइंसाइड, मतलब सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। कैसे, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया H2N2O2 एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे इसमें हम बनाए यहाँ पर, तो इसमें कैसे बनते हैं, जैसे मॉलिक्यूल हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, इसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक ही पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये प्लस माइनस इकट्ठे बना दिया, क्योंकि इनका जो सेंटर है दोनों का कोइंसाइड करता है। किस में है ये बात बताओ, नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। क्लियर है, तो नॉन पोलर के लिए ये डायग्राम हो गया। पोलर की बात करते हैं। दूसरी बात, नॉन पोलर के अंदर एक और बात समझ लो कि डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, बिकॉज एक प्लस है एक माइनस का चार्ज है, ठीक है, लेकिन ये है एक ही पोजीशन पर, इनका जो सेंटर है एक ही पोजीशन पे। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, या मैं हम ऐसे बनाते थे इनको डाइपोल मोमेंट्स को, एक नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव। तो डाइपोल होती थी ये, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते थे, लेकिन कुछ डिस्टेंस होता था इनके बीच का। अभी डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो डाइपोल मोमेंट इसके इसमें क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है। पोलर की हम बात करेंगे। पोलर में क्या है, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। डू नॉट कोइंसाइड यानी कि क्या कह रहा है ये आपको यहाँ पर, इसमें इस तरीके से होता है, जैसे ये हमने बनाया, ठीक है, इसमें इस तरीके से होगा, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, ऐसे। समझ रहे हो बात को या नहीं बताओ, ऐसे ये इस तरीके से रैंडमली शेप में ये पड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इनके नेगेटिव पॉजिटिव कोइंसाइड नहीं करते बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे HCl हो गया, HTO हो गया और एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इनमें आप देखो डाइपोल मोमेंट तो है। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, देखो इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी आपके पास, और इसकी यहाँ से ये वाली होगी, और इसकी ये वाली ऐसे होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट तो है इंडिविजुअल अगर हम बात करें, लेकिन अगर पूरे सिस्टम की हम बात करें तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ भी जीरो है, बिकॉज ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है। नॉन पोलर और पोलर की कहानी समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें पोलराइजेशन की। पहले ये नोट कर लो जरा, डाइलेक्ट्रिक्स में पोलर नॉन पोलर, ठीक है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, जैसे कि हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, इनको अगर पोलर कर दिया जाए तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कैसे होता है ये देखो जरा, पहले ये समझ लो क्या लिखा हुआ है, द फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू अ पोलर डाइलेक्ट्रिक बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जरा, आपको पता है नॉन पोलर कैसे थे, नॉन पोलर थे इस तरीके से, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर थे वो एक ही जगह लाई करते थे, ठीक है, इस तरीके से यही होता था, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई हमने नहीं किया हुआ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि इस तरीके से, यहाँ मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। क्लियर है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके एक ही जगह थे सेंटर पर, जो सेंटर जो इनके लाई कर रहे थे एक ही जगह, ये अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये नेगेटिव इसकी तरफ जाएगा, देखो इस तरीके से होगा, ये नेगेटिव इसकी तरफ जाएगा तो प्लस की तरफ, और प्लस वाला इस नेगेटिव की तरफ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ भी ये इसी तरीके से करेंगे, ये वाला नेगेटिव प्लस की तरफ और यहाँ से ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ, ठीक है। सभी में यही होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, पोलराइज हो गए। क्या हो गए, ये पोलराइज हो गए। और यहाँ पर पहले क्या थी, डाइपोल मोमेंट जीरो थी, अब इनकी डाइपोल मोमेंट भी होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये ओवरऑल जो है, ये फिर हम किस तरीके से इसको बनाते हैं कि नेगेटिव सारे इस साइड हो गए और पॉजिटिव सारे इस साइड हो गए, ठीक है। तो इसको हम बनाने का जो तरीका है वो कैसा कर लेते हैं फिर बाद में, ये चीज़ हटाओ जैसे, ठीक है,
यहाँ से ये चीज़ हटाएंगे हम सारी, तो यहाँ पर देखो आपके पास इधर हमने कहा ये नेगेटिव आ गए और इधर ये पॉजिटिव आ गए। इस तरीके से ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुई। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आई कहानी? ठीक है, तो ये तो थी आपके पास कि हमने क्या किया, इसमें नॉन पोलर को पोलर कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी। ठीक है, पोलर वाले में भी हो सकते हैं। इसमें पोलर वाले कैसे होंगे? देखो पोलर वालों में क्या था कि नेगेटिव पॉजिटिव कोइंसाइड नहीं करते थे। ठीक है, तो उसमें ऐसे पड़े होते थे ये रैंडमली, ऐसे ये माइनस ये प्लस, ये ऐसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से कुछ भी। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी किसी भी इसमें असिमेट्रिक शेप में इस तरीके से पड़े होते थे पोलर वाले। ठीक है, इनके पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करते थे, तो इस तरीके से सेपरेट पड़े होते थे। इंडिविजुअल इनकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये चीज़ होती थी इस तरीके से। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से ये चीज़ होती थी इसमें। ठीक है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम लेकर आएंगे तो ये क्या होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तब क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर बनाने की इसको कोशिश करें, देखो इस तरीके से यहाँ पर जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको प्लेस कर दिया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब क्या होगा इसमें, ये वाले क्या करेंगे, इनके डाइपोल मूवमेंट्स क्या करेंगे, इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसमें होगा क्या, ये वाला जैसे पड़ा हुआ है आपके पास मॉलिक्यूल, ये भी क्या हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर माइनस प्लस ऐसे बन जाएगा। ये वाला भी अपने आप को अलाइन करेगा, यहाँ पर माइनस इस साइड और प्लस इस साइड, इसकी वजह से। ठीक है, सारे ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे इनकी डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे इस तरीके से बन जाएंगे, समझ रहे हो? पोलर वालों ने भी अपने क्या कर लिया, डाइपोल मूवमेंट को अलाइन कर लिया इस तरीके से। समझ रहे हो? सबकी डाइपोल मूवमेंट देख लो, यही है डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो रही है बात या नहीं? इसको भी हम बाद में अंदर इस तरीके से बना सकते हैं। इसका ये माइनस 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 हो गया और प्लस वाले एक साइड हो गए, इस तरीके से ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है आपको इनके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। तो मेन है आपको बात समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अभी आगे बहुत इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, करो इसको नोट, फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी, देखिए अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये सिंपल सी वही कहानी है जो अभी तक हमने बात करी है। तो देखो इसमें हमने क्या किया था, जैसे मान लो ये हमने क्या दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये माइनस हो गया इस तरीके से आपका। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक लगाया और डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ, जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो पोलराइज्ड हुआ अंदर। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुई तो वो किस तरीके से हुई थी आपके पास, यहाँ ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस। ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस इधर जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ये समझ रहे हो ना कैसे बना रहे हैं, माइनस की तरफ प्लस वाले हो गए और प्लस की तरफ माइनस वाले हो गए। इस तरीके से ये बनाया है हमारा। ठीक है, क्लियर हो रही होगी बात? ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो फ्री स्पेस की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस साइड जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ, और फ्री स्पेस है तो मैं ई नोट से लिख रहा हूँ इसको, जैसे एप्सिलॉन नोट रखते थे ऐसे ई नोट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ऐसे है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर इसके नेगेटिव वाले सारे यहाँ बना दें, पॉजिटिव वाले सारे यहाँ बना दें, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से डाइपोल मूवमेंट हो गई, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आप ये वाला पॉजिटिव देखो सिर्फ और ये वाला नेगेटिव देखो, इस तरीके से आप बना सकते हो ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है मीडियम का वो ये बन रहा है यहाँ पर। क्लियर है? बताओ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट में से माइनस करेंगे हम ई एम, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में। ये तो समझ पा रहे हो ना आप, ये अंदर कैसे बना है आपके पास, ये अंदर कहानी कैसे बनी है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये माइनस प्लस ऐसे बने थे ना, माइनस 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 वाले ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ प्लस 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 वाले ऐसे लिख सकते हो डाइलेक्ट्रिक में। तो मैं ये आपको बोल रहा था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पर हमारे पास ई नोट माइनस में ई एम हो जाएगा। ठीक है,
अब डाइलेक्ट्रिक का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो यही सब यहाँ लिख रखा है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टेक प्लेस और दैट इज द डाइपोल प्रेजेंट इन इट। डाइपोल प्रेजेंट इन इट वो क्या करेंगे? ट्राइंग टू अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था, लास्ट टॉपिक में, ठीक है, जब हमने कहा था पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनकी पोलराइजेशन कैसे हो रही है, वो डाइपोल्स अपने क्या करेंगे? अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बना के दिखाया भी था। तो उसके माइनस माइनस एक साइड यहाँ लिख दिया और प्लस प्लस यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब अगर आपको याद हो गोज लॉ में जब हमने टू थिन इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर एक पॉजिटिव वाला है प्लस का सिग्मा है और एक में क्या है माइनस का सिग्मा है, तो हमने कहा था यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा और इन साइडों में क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ याद हो अगर आपको। तो ये थी हमारे पास फ्री स्पेस वाली बात, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, तो सिग्मा अपॉन में क्या जाएगा? एप्सिलॉन एम आ जाएगा। और आपको पता है कि इज इक्वल टू में क्या होता है आपके पास? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक ये होता है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? के एप्सिलॉन नॉट आएगी, ठीक है। तो ये ई एम की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर वो कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन एम की जगह रख दो के एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप यहाँ से देखो वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है? सिंपल ई नॉट की, जो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था फ्री स्पेस के लिए ई इक्वल टू में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, वो मैंने यहाँ पर कहा कि ई नॉट से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई नॉट हो गया और ये के हो गया। तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है 1/k टाइम्स ऑफ द फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये लिख भी दूँ कि ई नॉट क्या है हमारे पास? सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रहेगी आपकी। तो इस तरीके से इसका ये बिहेवियर शो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आगे यूज़ होने वाला है, ये वाला टर्म ई एम इज इक्वल टू में सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होगा? अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? 2 प्लेट्स लगा देते हैं ना, वो क्या हो जाती है? पैरेलल प्लेट हो जाते हैं, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब क्या कैपेसिटेंस आती है? तो ये सब टॉपिक हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसी के लिए मैंने आपको ये समझाया कि ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि जब डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस है तो ये ई एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट आ रही है। बताओ जी, क्लियर है बात इतनी? ठीक है। तो अभी यही करो आप टॉपिक, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए ये करो आप। थैंक यू।